गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। सो गाइस फटाफट से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। कितने लोग आ गए? दो। बाकी आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए आने दीजिए। तो गाइज लिसन वेरी केयरफुली गाइज, हम लोग बात करें, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है गाइज ट्रांसमिशन के ऊपर। ठीक है, ट्रांसमिशन ही हमारा सबसे मेन लेंदी पार्ट है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और लगना भी चाहिए। ठीक है ना। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन में गाइज अभी तक मैं आप लोगों को पहले पावर और पावर फैक्टर पढ़ाया पहले दिन। दूसरे दिन गाइज मैंने आपको ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर शुरू किए, तो मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाया। तीसरे दिन गाइज हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन के दो बचे हुए पैरामीटर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़े और ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग शुरू करी। तो गाइज तीन तरह की ट्रांसमिशन लाइन होती है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, जिसमें गाइज हम लोग कल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन डिस्कस कर चुके हैं। और गाइज आज हम लोग बात करेंगे हमारी तीसरी ट्रांसमिशन लाइन यानी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो गाइज हमारी नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में गाइज अब सबसे पहले आपको लेंथ याद रखनी होगी। तो कल लेंथ का रेंज मीडियम का 240 तक था, तो गाइज लॉन्ग वाली 240 के ऊपर वाली लाइन को हम कौन सी लाइन कहेंगे गाइज? लॉन्ग लाइन कहेंगे। दूसरा गाइज वोल्टेज की बात करें तो कल 20 से 100 किलो वोल्ट तक था, तो 100 किलो वोल्ट से ऊपर की लाइन को हम लोग लॉन्ग लाइन कहेंगे। तो ये आपकी लेंथ और वोल्टेज के हिसाब से हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का स्पेसिफिकेशन। गाइस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इतनी लंबी होती है कि हम इसको एक जगह इकट्ठा करके स्टडी कर ही नहीं सकते, जबकि कल मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को एक जगह इकट्ठा करके यानी उसके कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बना के हमने उसको स्टडी किया। तो गाइस ये लाइन इतनी लंबी होती है कि आप इसको एक जगह इकट्ठा यानी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ही स्टडी करना होता है। इसलिए गाइज इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो मॉडल बनता है उसे गाइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल कहते हैं, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली यानी कि यहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, बहुत बढ़िया। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये याद रखी जाए कि कॉन्सेंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल हमारा कौन सी ट्रांसमिशन लाइन के लिए बनता था? तो कॉन्सेंट्रेटेड तो कल बनता था गाइज हमारा मीडियम के लिए। और गाइज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा मॉडल बनता है? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल बनता है। दिस इज यस, दिस इज। तो डिस्ट्रीब्यूटेड के नाम से आए तो लॉन्ग लाइन, और कॉन्सेंट्रेटेड के नाम से आए तो गाइज हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। बहुत बढ़िया गाइज, ध्यान से सुनना। इसी पर्टिकुलर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम एक और मॉडल बनाते हैं। सर कौन सा मॉडल? तो ध्यान से सुनिएगा गाइस, लिसन वेरी केयरफुली। गाइस हमारे पास, मुझे बताइए, अगर मैं कहता हूं कि 235 किलोमीटर की लाइन का मॉडल बनाना है, गाइस बताओ आप इसका कौन सा मॉडल बना सकते हैं? तो 235 कौन सी कैटेगरी में गई गाइस? मीडियम लाइन की कैटेगरी में। मीडियम लाइन की कैटेगरी कल 80 किलोमीटर से 240 तक लिखवाई थी, तो ये 80 से 240 के बीच में है, तो ये मीडियम लाइन है। तो गाइस बताओ इसका कौन सा मॉडल बनेगा? तो आप कहेंगे सर इसका कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बनेगा। कौन सा मॉडल बनेगा गाइस? कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है गाइस, मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या 235 किलोमीटर लाइन को आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके यानी इसका कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बना सकते हो क्या? तो आप कहोगे हाँ सर, मीडियम लाइन है, बना सकते हैं। गाइस मैंने आपसे कहा कि आप 238 किलोमीटर का लाइन का कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बना सकते हो क्या? तो आप क्या कहेंगे? हाँ सर, क्योंकि ये भी मीडियम लाइन है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हो, यानी इसको भी एक जगह इकट्ठा करके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। बट अगर मैं आपसे कहूँ गाइस 242 किलोमीटर की लाइन का कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बना सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर 242 तो 240 से ऊपर चला गया, यानी तो लॉन्ग लाइन बन गई, यानी सर अब हम इसका कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बना सकते। भाई क्यों नहीं बना सकते? मुझे बताओ, जो आदमी आपको 238 किलोमीटर दूर छोड़ने आ गया, अब उससे कहो भाई 2 किलोमीटर थोड़ा और चल ले, तो क्या बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा क्या? नहीं। तो गाइस ध्यान से सुनना, 242 किलोमीटर लॉन्ग लाइन है, बट 240 के बहुत आसपास है, इसलिए इस लाइन का भी कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बन सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि लॉन्ग लाइन का कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल नहीं बनता, बनता है।
बट सिर्फ उन्हीं लॉन्ग लाइन का बनता है जो 240 के बहुत आसपास हो। मान लो जैसे 242 बोल दो, 245 बोल दो, 250 बोल दो, जो 240 के जो बहुत आसपास होंगी ना, सिर्फ इन्हीं लाइंस का आप क्या बना सकते हैं गाइस, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बना सकते हैं। सभी तरह की मीडियम लाइन का नहीं बना सकते, सिर्फ जो 240 के बहुत आसपास हो उन लाइन का हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बना सकते हैं। अब मैं कहूं कि 350 का बना दो, 400 का बना दो, तो बोलोगे अरे नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा लेंथ हो गई, इसको हम एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, तो इसके लिए तो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल ही बनेगा। लेकिन जो हमारी 240 के बहुत आसपास हैं वो लॉन्ग लाइन होते हुए भी हम लोग इनका कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बना सकते हैं। तो गाइस इस तरह की लाइन का जब हम कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बनाते हैं, यानी लॉन्ग लाइन का जो 240 के बहुत आसपास हो, तो गाइस उसको फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं कहते, उसके आगे एक वर्ड लगा देते हैं और वो वर्ड है गाइस इक्विवेलेंट। कौन सा वर्ड गाइस, इक्विवेलेंट। तो गाइस ध्यान से सुनना, क्या लॉन्ग लाइन का भी कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बन सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, लॉन्ग लाइन का कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल बनता है। अब गाइस ध्यान से सुनना, एक्चुअल में चक्कर क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल बहुत पहले टाइम की बात है जब पूछा जाता था कौन सी लाइन के लिए बनता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड तो सबको याद है मीडियम के लिए बनता है, तो एग्जाम वाले को तो किसी चीज में उलझाना था, तो उन्होंने क्या उलझाया, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट वर्ड के आगे इक्विवेलेंट वर्ड लगा दिया। तो गाइस बताओ, जब भी कभी आपको इक्विवेलेंट वर्ड साथ में दिख जाए, ये इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट वर्ड साथ में दिख जाए, तो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आंसर कौन सी लाइन होगी गाइस, लॉन्ग लाइन। तो गाइस मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी कि क्या लॉन्ग लाइन का भी कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बन सकता है, यस, बट विद विच वर्ड, विद इक्विवेलेंट वर्ड। आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? तो 2 पॉइंट हो गए। नॉर्मली सभी तरह की लॉन्ग लाइन के लिए तो हम लोग, लाइन बहुत लंबी होती है तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पढ़ते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। बट वो लाइन जो 240 किलोमीटर के बहुत आसपास हो, उनको हम लोग एक जगह इकट्ठा यानी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और इसको गाइस हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल कहते हैं। कौन सा कहते हैं गाइस, इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल, ठीक है। अब गाइस तीसरा पॉइंट, गाइस हमने कल सभी तरह की ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर निकाले थे, तो गाइस आपको भी इसके भी एबीसीडी पैरामीटर निकालने होंगे। और गाइस ए बराबर डी बराबर ए की सेम पैरामीटर होते हैं, बी बराबर एक पैरामीटर निकलेगा और सी बराबर एक पैरामीटर निकलेगा। अब ध्यान से सुनना गाइस, गाइस ए और डी में तो गाइस हमारे पास कॉस वाला एंगल आता है, कॉस आता है, और बी और सी में गाइस साइन आता है। कौन आता है गाइस, साइन। हाइपरबॉलिक का नाम बाई चांस आप लोगों ने सुना हो, हाइपरबॉलिक, मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स में हाइपरबॉलिक नाम सुनते हैं आप लोग, है ना। गाइज यहाँ पर गामा एल हमारे पास एक एंगल है, गामा एल। गामा क्या है सर, प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, बात करेंगे उसके बारे में। और एल क्या है सर, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ। तो गामा एल, गामा एल। अब मुझे जरा कल की थ्योरी से देखकर बताओ, कल के अपने नोट पॉइंट में से, कल के स्क्रीनशॉट में से आपने अगर नोट्स बनाए हो तो, ए और डी की यूनिट क्या थी गाइज, तो ये दोनों यूनिट लेस थे, तो देखो कॉस लिखा हुआ है, यूनिट लेस ही है। बी की यूनिट गाइज आप देखेंगे तो आपको ओम दिखाई देगी, कल मैंने लिखवाया है। ओम का मतलब है गाइज, साइन की तो कोई यूनिट है नहीं, यानी इसको ओम देने के लिए, ओम किसकी यूनिट होती है गाइज, इम्पीडेंस की, तो मैंने इसको एक इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई किया। और गाइज इस इम्पीडेंस को हम जेड नॉट कहते हैं। सर ये स्पेशल इम्पीडेंस होता है कि हाँ, इसे गाइज हम कैरेक्टरिस्टिक या सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो नई टर्म दो आई हैं, एक गामा और एक जेड नॉट। तो गाइज बताओ बी का यूनिट क्या होता है, ओम, कल लिखवाया है। और ओम किसकी यूनिट होती है, इम्पीडेंस की, इसलिए हम लोगों ने इसे इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई किया है ताकि इसकी यूनिट ओम बन जाए। गाइज सी की यूनिट आप देखो, कल मोह लिखी हुई है, मोह यानी इम्पीडेंस का उल्टा। तो गाइज यहाँ हम इम्पीडेंस का उल्टा यानी इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई नहीं, इम्पीडेंस से क्या कर देंगे गाइज, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। सी की यूनिट, अरे वो कैपेसिटर की यूनिट नहीं है बेटा, ये एबीसीडी पैरामीटर, वो कैपेसिटर की यूनिट। अच्छा, फेराडे किसने दे दी, वो एस के साहब ने। एस के साहब वो फेराडे नहीं है बेटा, है ना। कैपेसिटर की यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सी पैरामीटर की यूनिट पूछ रहा हूँ ना। तो गाइज ये आपके फॉर्मूलाज हैं। तो गाइज मेरे ख्याल से याद होने करने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। ऊपर वाला कॉस है, दोनों नीचे के साइन है।
इनकी यूनिट के हिसाब से हमने बी की यूनिट ओम थी तो इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, और सी की यूनिट मोह यानी इम्पीडेंस की उल्टी थी तो हमने इम्पीडेंस से डिवाइड कर दिया। तो गाइज बताओ ये हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के क्या हो गए गाइज, ABCD पैरामीटर हो गए। बहुत बढ़िया। अब गाइज इन ABCD पैरामीटर में हमें दो कोफिशिएंट मिले हैं। सबसे पहले गामा के बारे में बात करना चाहूंगा। गामा, गाइज गामा क्या होता है, तो गामा जो होता है वो अंडर रूट में हमारे इम्पीडेंस और हमारे एडमिटेंस यानी जेड और वाई का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो एग्जाम में कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, गामा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, जेड इंटू वाई। साइन हाइपरबोलिक के बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है गामा, लिखा हुआ है गामा, गामा इंटू एल। एल का मतलब लेंथ, लाइन की क्या बेटा, लेंथ, ठीक है बेटा, लाइन की लेंथ। और गामा क्या है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गाइज गामा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट जेड इंटू वाई। गाइज जब आप इसे ओपन करते हैं तो गाइज इसके दो पार्ट खुलते हैं, एक रियल पार्ट अल्फा और एक गाइज इमेजिनरी पार्ट यानी कि बीटा। इमेजिनरी पार्ट को जे या आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं गाइज। गाइज ये हमारे गामा का फॉर्मूला है। गाइज बताओ इसके कितने हिस्से हैं, दो। गाइज इस गामा को कांस्टेंट कहते हैं। कौन सा, प्रोपेगेशन। नाम याद रखें इसका, क्या नाम होता है गाइज इसका, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन का मतलब होता है बेटा पावर का लॉस होना, तो ये लाइन में होने वाले पावर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा क्या है, अल्फा का मतलब होता है गाइज यहाँ अटेनुएशन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट कहते हैं बेटा इसे, अटेनुएशन। बताओ जब भी लॉस होगा पावर का कांस्टेंट, गाइस बताओ पावर का जब भी लॉस होगा तो रास्ते में वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। मैग्नीट्यूड घटने को अटेनुएशन और बढ़ने को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो घटने को क्या कहते हैं गाइस, अटेनुएशन। तो गाइस ये अटेनुएशन कांस्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड के डिक्रीज होने को दिखाता है, दर्शाता है। बीटा क्या है सर, बीटा गाइस है आप लोगों का फेज कांस्टेंट, यानी ये फेज एंगल के बारे में बात करता है। तो गाइस दो लोग हैं, दो खिलाड़ी हैं, कौन कौन खेलने को, एक मैग्नीट्यूड के लिए अटेनुएशन बना हुआ है और एंगल फेज एंगल के लिए बीटा बना हुआ है। क्लियर है, वाई ना सर, हाँ बेटा वो कैपिटल वाई वाला ही वाई है ना, स्मॉल वाई लिख दिया, पर यूनिट लेंथ के लिए आता है, दैट्स ओके। स्मॉल वाई लिख दो या कैपिटल वाई लिख दो, दैट्स ओके, ठीक है ना, ठीक है। चलें आगे, दिस वन। अब गाइज आप लोगों से एग्जाम में क्या पूछता है, आपसे गाइज इनकी यूनिट पूछता है। गाइज गामा तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट यूनिट लेस होता है, क्यों, क्योंकि जेड और वाई आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि जेड की यूनिट ओम और वाई की यूनिट ओम का उल्टा, तो ओम से ओम कट जाएगा, तो ये तो क्या बनता है गाइज, यूनिट लेस। तो एग्जाम में इनकी यूनिट पूछ सकता है। प्रोपेगेशन की यूनिट क्या होती है गाइज, ये यूनिट लेस होता है सर। अटेनुएशन कांस्टेंट की यूनिट गाइज इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स, या 1/मीटर कह सकते हैं, 1/मीटर ना। गाइज मीटर इनवर्स को ही नेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपर, ये इसकी यूनिट होती है। थोड़ा आगे, फेज कांस्टेंट की यूनिट होती है गाइज रेडियन। फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। तो गाइज आपको इन तीनों कांस्टेंट की क्या याद होनी चाहिए, यूनिट याद होनी चाहिए, बस, नथिंग एल्स। यही आप लोगों को याद रखना है, नथिंग एल्स इसमें। गामा के बाद गाइज दूसरा कांस्टेंट है हमारे पास, ये लाइन में होने वाले प्रोपेगेशन का मतलब पावर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। पी से पी याद रखना, प्रोपेगेशन यानी पावर लॉस, ठीक है। अब गाइज हमारे पास उसको याद करने की जरूरत नहीं, आपके याद रखने के लिए बताया। जेड नॉट वाला दूसरा कांस्टेंट है गाइज, जेड नॉट के फॉर्मूला में गामा में जेड और वाई अंडर रूट में मल्टीप्लाई होते थे ना गाइज, यहाँ जेड और वाई अंडर रूट में मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड होते हैं। यहाँ जेड और वाई अंडर रूट में मल्टीप्लाई और यहाँ जेड और वाई अंडर रूट में डिवाइड। गाइज इस फॉर्मूला को जब आप ओपन करते हैं तो ये फॉर्मूला गाइज हमारा अंडर रूट L/C बनकर आता है। L यानी इंडक्टेंस और C का मतलब लाइन का कैपेसिटेंस। गाइज इसका नाम क्या है,
गाइस ध्यान रखना, ये इंडक्टर और कैपेसिटर, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी ये प्योर रजिस्टिव नेचर का होता है, ये ध्यान रखें। कौन से नेचर का? प्योर रजिस्टिव, क्योंकि रजिस्टर प्योर रियल नंबर होता है, प्योर रजिस्टिव नेचर, प्योर रजिस्टिव नेचर का होता है ये गाइस, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। अब ध्यान से सुने, इसका नाम और इसका फॉर्मूला से क्या पूछेगा। तो गाइज इस जेड नोट को इम्पीडेंस कहते हैं। गाइज जब आप इसका फॉर्मूला √Z/Y लिखोगे तब तो गाइज ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लाइन की ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ध्यान रखना, गामा में जेड और वाई अंडर रूट में क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होते हैं? डिवाइड। इसे तो कहते हैं गाइज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ये लाइन की ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। वन मोर थिंग गाइज, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूं, दिस वन, तो गाइज ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस नहीं, फिर हम लोग इसे गाइज सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? सर्ज इम्पीडेंस। और गाइज ये वाला फॉर्मूला हमारे पास, सर्ज इम्पीडेंस नाम या ये फॉर्मूला हमारे पास तब निकल कर आता है जब हम इस लाइन को क्या मान लें? लॉसलेस, कि लाइन में कोई लॉस ही नहीं हो रहे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इन केस ऑफ लॉसलेस कंडीशन क्या कहलाती है? सर्ज इम्पीडेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्ज इम्पीडेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है √L/C। सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? √L/C। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये सारे फॉर्मूलाज क्लियर होंगे। अब गाइस इस जेड नोट के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चंस हैं सर? ध्यान से सुनना। तो गाइस ये जो जेड नोट है जिसे सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं, क्या नाम है इसका? सर्ज इम्पीडेंस। गाइस इस जेड नोट की वैल्यू पर हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं कि सर्ज इम्पीडेंस यानी जेड नॉट क्या लाइन की लेंथ पर डिपेंड करता है क्या? तो गाइस ध्यान से सुनना, यहाँ लेंथ नाम का कोई कंपोनेंट नहीं है। तो ये कई बार पूछा गया है, जेड नॉट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। गाइस जेड नोट हमारा ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। तो फिर ये किस पर निर्भर करता है? तो गाइज ये निर्भर करता है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर। गाइज इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कल पढ़ाया था, तो बंडल कंडक्टर भी बताया था। बंडल कंडक्टर में दो टर्म बताई थी गाइज, एक हमारा GMR होता है, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस वाला ना। तो गाइज इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है, और इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ज्योमेट्रिकल मीन पर निर्भर करती है। इसलिए गाइज हम ये कह देते हैं कि जेड नॉट अगर किसी पर डिपेंड करता है तो वो कौन है? तो जेड नॉट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। GMR को क्या कह देते हैं गाइज? ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हियर इट इज, ये हमारे पास आ जाता है। तो नॉट डिपेंड के लिए तो कौन है गाइज? लेंथ। और डिपेंड्स के लिए कौन है गाइज? ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही बेहतरीन। गाइज इस जेड नोट के बारे में लास्ट एक और पॉइंट आता है कि जेड नोट की वैल्यू क्या होती है। तो गाइज ध्यान रखना, लगभग 400 ओम के आसपास होती है। किसके लिए? वो जो आपको बाहर ट्रांसमिशन लाइन दिखती है गाइस, जो बाहर दिखती है ना, उसे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? उसे ओवरहेड लाइन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा गाइस कई बार ट्रांसमिशन जमीन के अंदर से भी किया जाता है, जिसे अंडरग्राउंड केबल कहते हैं। उसके लिए गाइस जेड नॉट हमारा यानी सर्ज इम्पीडेंस लगभग 40 ओम के आसपास आता है। कौन सा वाला सर? अंडरग्राउंड वाला। 1 मिनट, कौन सा वाला गाइस? अंडरग्राउंड
केबल वाला, जमीन के अंदर जो केबल डली रहती है उनका सर्ज इम्पीडेंस लगभग कितना होता है 40। ये वैल्यूज कई बार पूछी गई है गाइज। और एक और गाइज ये लगभग 2000 ओम के आसपास होता है। किसके लिए सर? ट्रांसफॉर्मर के लिए। ट्रांसफॉर्मर नाम सुना होगा आप लोगों ने, मशीन में पढ़ोगे ना, ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो ये 3 वैल्यूज गाइज आप लोगों को याद रखनी है सर्ज इंपीडेंस की, ठीक है। ये 3 वैल्यूज ओवरहेड लाइन के लिए यानी ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, और ट्रांसफॉर्मर के लिए एक, ठीक है गाइज। इस सर्ज इंपीडेंस की वजह से एक पावर आती है जिसे कहते हैं सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, उस पर बात करूंगा। यहां तक का स्क्रीनशॉट लेके डन करो, स्क्रीनशॉट लेके डन करो। तो गाइज आज हम लॉन्ग लाइन पढ़ रहे हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल या इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल बनता है। इसके एबीसीडी पैरामीटर हमने यूनिट के हिसाब से लिखे। एबीसीडी पैरामीटर लिखने पर गाइज 2 कांस्टेंट पता चल रहे हैं, एक गामा और एक जेड नॉट। गामा जिसे प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं, इसमें जेड और वाई मल्टीप्लाई होते हैं अंडर रूट में, और जेड नॉट जिसे सर्ज इंपीडेंस या कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहते हैं, इसमें जेड और वाई अंडर रूट में मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड होते हैं। इस सर्ज इंपीडेंस की बहुत ज्यादा खास बातें हैं गाइज, स्पेशली ये 3 पॉइंट हमारे पास हैं। अब इन 3 पॉइंट को लिखने के बाद हम लोग इस सर्ज इंपीडेंस के केस में हमें लाइन में क्या अकर होता है वो देखना है। तो गाइज ध्यान से सुनना। गाइज हमारे पास सपोज ये हमारा एक पर्टिकुलर सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, यानी बोकारो स्टील पावर प्लांट का, बोकारो थर्मल पावर प्लांट का बोल दो। और गाइज ये हमारा रिसीविंग एंड यानी रांची के पास आने वाला वोल्टेज है। अब गाइज हम जो यहाँ से भेजते हैं वही यहाँ पर आना चाहिए, हम इसी उम्मीद से भेजते हैं। तो गाइज मान लो अगर पूरी लाइन में जो हमने भेजा वो एग्जैक्ट यहाँ मिल जाए तो ये कौन सा केस कहलाया गाइज? ये आइडियल केस कहलाया। और इस केस में हमारी वोल्टेज प्रोफाइल गाइज फ्लैट वोल्टेज के नाम से जानी जाती है। यहाँ वोल्टेज कैसा है गाइज? फ्लैट। गाइज ऐसा तभी होता है जब हमारा लोड का इंपीडेंस, लोड यानी जो हमारा हम जो घरों में लोड यूज कर रहे हैं गाइज उसका इंपीडेंस एल, जेड एल का मतलब लोड का इंपीडेंस गाइज सर्ज इंपीडेंस के बराबर हो जाए। इसके अलावा मेरे ख्याल से ये तो सबसे बेस्ट केस है, आइडियल केस है। तो गाइज इस कंडीशन में को हम लोग आइडियल पावर ट्रांसमिशन कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? आइडियल पावर ट्रांसमिशन। और इस बात को ध्यान रखना गाइज आप लोग कि एग्जाम में आप लोगों से पूछता है कि सर्ज इंपीडेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो या तो ऑप्शन में फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल लिखा होगा, फ्लैट वोल्टेज, या फिर आइडियल पावर ट्रांसमिशन। ये हमारे सर्ज इंपीडेंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यानी ये लाइन को क्या बनाता है गाइज? आइडियल बनाता है। क्या बनाता है? आइडियल। सर्ज इंपीडेंस के दोनों फॉर्मूला को प्योर रेजिस्टिव कहते हैं या सर कोई कंडीशन वाला फॉर्मूला है? बेटा वो लॉसलेस वाला कंडीशन है ना, लॉसलेस के कंडीशन में इसको प्योर रेजिस्टिव नेचर का कहते हैं, है ना। ये लो मैं एरो लगा देता हूं, ये लो, है ना। लॉसलेस के कंडीशन में ये प्योर रेजिस्टिव नेचर का होता है, ठीक है बेटा। यहां आ जाए गाइज, ये हमारे आइडियल पावर ट्रांसमिशन को शो करता है। बट मुझे बताओ क्या आइडियल कंडीशन हमेशा रह सकती है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली कभी मिलेगी नहीं। तो प्रैक्टिकल केस अब बनाते हैं। तो गाइज प्रैक्टिकल हमारे 2 केस बनते हैं, या तो वोल्टेज घटने लगेगा, देखो वोल्टेज घट रहा है, घटने को गाइज वोल्टेज का ड्रॉप कहते हैं। गाइज ये ड्रॉप तब होता है जब ZL यानी लोड का इंपीडेंस सर्ज इंपीडेंस से कम हो जाए। और गाइज वोल्टेज ड्रॉप नहीं बढ़ने लग सकता है, यानी राइज भी हो सकता है अगर लोड का इंपीडेंस सर्ज इंपीडेंस से क्या हो जाए गाइज? ज्यादा हो जाए। तो गाइज मुझे बताएं इस ZL का नाम क्या है? तो ZL का नाम है गाइज लोड इंपीडेंस। कोई भूल जाए तो याद रखें हम। और Z0 का नाम पिछले बोर्ड पर लिखा चुका हूं, सर्ज इंपीडेंस। तो गाइज आपसे पूछ लेता है लोड इंपीडेंस सर्ज इंपीडेंस से कम होगा तो लाइन में वोल्टेज का क्या होगा? ड्रॉप होगा। वोल्टेज लिखे ना, वोल्टेज का ड्रॉप होगा।
लोड इंपिडेंस सर्ज इंपिडेंस बराबर हो जाए तो वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। लोड इंपिडेंस सर्ज इंपिडेंस से ज्यादा हो जाए तो वोल्टेज राइज करने लगेगा। अब गाइज फ्लैट प्रोफाइल मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो आइडियल केस है, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, कोई चीज घटबड़ नहीं रही, एकदम जो भेजी थी एज इट इज मिल गई। अब इसके अलावा आइडियल के अलावा हमारे पास दो प्रैक्टिकल केस है, एक में वोल्टेज राइज है और एक में वोल्टेज ड्रॉप है। तो गाइस ध्यान से सुनना कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज का ड्रॉप तो अलाउ है, कि घट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी वोल्टेज एक वैल्यू से पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ता है तो गाइस ध्यान से सुनना, पहले तो ड्रॉप आपका अलाउ है बट राइज अलाउ नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि जब वोल्टेज राइज होता है तो लाइन में तांडव मचाता है, तांडव। लाइन में जितना भी उस वोल्टेज को झेलने के लिए गाइज हम एक इंसुलेशन देते हैं, वो सब डैमेज हो जाता है। वोल्टेज अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो, और गाइज जब वोल्टेज बढ़ने लगे तो इसको एक इफेक्ट कहते हैं, इसे कहते हैं गाइज फेरांटी इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? तो गाइज यहां वो बता रहा हूं मैं, कौन सा इफेक्ट कहते हैं गाइज इसको हम लोग? फेरांटी इफेक्ट। दिस इज फेरांटी इफेक्ट। तो गाइज बताओ फेरांटी इफेक्ट क्या कहता है? कुछ पॉइंट्स कहता है। पहला, इसमें वोल्टेज राइज होता है, तो गाइज हम लिखेंगे वोल्टेज राइज अलोंग द लाइन, वोल्टेज राइज अलोंग द लाइन। लाइन में वोल्टेज का राइज होगा। बताओ वोल्टेज राइज का मतलब कौन ज्यादा है गाइज? सेंडिंग एंड का वोल्टेज कि रिसीविंग एंड का? तो वोल्टेज राइज हो रहा है तो रिसीविंग एंड का ज्यादा है। तो गाइज ध्यान रखना, इस केस में रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा हो जाता है, और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं गाइज हम? वोल्टेज राइज की कंडीशन। गाइज इस वोल्टेज राइज की वजह से, पहली बात, ये वोल्टेज राइज कब मिलता है? तो गाइज ये तभी मिलता है जब जो लोड है, लोड इंपिडेंस, तो गाइज जो लोड है वो प्रेजेंट ना हो। तो गाइज ये कब अकर होता है? ओनली अकर्स एट नो लोड। नो लोड का मतलब कोई लोड कनेक्ट नहीं है, या अगर है तो बहुत कम लोड कनेक्ट है, यानी लाइट लोड के हालातों में मिलता है गाइज। ये नो लोड या लाइट लोड के हालातों में मिलता है। तो ध्यान रखना, ये नो लोड या लाइट लोड पर अकर होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मेनली होता किसकी वजह से है? तो गाइज ध्यान रखना, वोल्टेज ड्रॉप की वजह तो इंडक्टर होता है, और वोल्टेज राइज की वजह हमेशा कैपेसिटर होता है। कौन होता है गाइज? कैपेसिटर। तो गाइज लिखेंगे ड्यू टू इट इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है? तो गाइज इट इज ड्यू टू, बताओ कैपेसिटर कहाँ लगा होता है गाइज लाइन में? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। पैरेलल को शंट कहते हैं। सो इट इज ड्यू टू शंट कैपेसिटर। ध्यान रखें गाइज, ये किसकी वजह से होता है? शंट कैपेसिटर की वजह से होता है। अब गाइज कल आपको जब शॉर्ट मीडियम लाइन पढ़ाई थी तो उसमें शॉर्ट लाइन में लिखाया था शंट कैपेसिटर नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सोचो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटर होता ही नहीं है, तो वहां ये प्रॉब्लम भी कभी नहीं आएगी, यानी फेरांटी इफेक्ट कहां कभी नहीं मिलेगा। तो नॉट अकर, इट डज नॉट अकर इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ध्यान रखें गाइज, हमने जो 3 लाइन पढ़ी हैं उनमें से शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कभी अकर नहीं होगा, क्योंकि कल ही पढ़ाया है शॉर्ट लाइन में शंट कैपेसिटर नेग्लेक्ट हो जाता है। तो नॉट अकर इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। बहुत बढ़िया, थोड़ा आगे बढ़ेंगे गाइज। इसका मतलब ये सिर्फ किस में मिलता है? तो लिखेंगे इट ओनली अकर्स इन मीडियम एंड लॉन्ग लाइन। इसका मतलब ये सिर्फ किस में मिलेगा? मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मिलेगा गाइस। दिस इज अकर्स इन मीडियम एंड
लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इस पर्टिकुलर इफेक्ट की वजह से दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है सर, जब वोल्टेज राइज होता है तो इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, इंसुलेशन, जिससे पूरी लाइन ही बेकार, पूरी लाइन डैमेज हो जाएगी। इंसुलेशन में डैमेज, इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है क्या? तो मैं अब प्रॉब्लम लिख देता हूं। ये तो हमारी इसकी वजह से खड़े होने वाली प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन है सर, जब भी हमने पढ़ा है, जब भी शंट कैपेसिटर दिक्कत करे, ये किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू शंट कैपेसिटर। कैपेसिटर जब भी दिक्कत करे तो इंडक्टर को बुला लाओ, क्योंकि कैपेसिटर इंडक्टर एक दूसरे के दुश्मन दुश्मन। तो बताओ अभी दिक्कत कौन कर रहा है? शंट कैपेसिटर। तो क्या ले आओ, इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इज यूजिंग, बताओ प्रॉब्लम कहां है? शंट वाले कैपेसिटर की वजह से। तो हमने शंट में ही क्या लगा दिया? कैपेसिटर का दुश्मन कौन? इंडक्टर। तो शंट इंडक्टर लगा दिया। गाइस इंडक्टर को ही हम लोग कल दो मेथड पढ़ाए थे, कंडेंसर एंड कंडेंसर मेथड और एंड रिएक्टर मेथड। तो बताया था कंडेंसर तो कैपेसिटर को कहते हैं और रिएक्टर इंडक्टर को। तो गाइज इंडक्टर की जगह आप यहाँ रिएक्टर वर्ड भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इंडक्टर को ही गाइज रिएक्टर भी कहते हैं। तो गाइज ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम क्या है? इंसुलेशन क्या हो सकता है? डैमेज। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? शंट में इंडक्टर या क्या लगा दो? रिएक्टर। बात एक ही वर्ड है। तो गाइज ये टोटल 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फेरांटी इफेक्ट से। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम कौन सी वाली है? वोल्टेज राइज वाली प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? वोल्टेज राइज वाली प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा। हियर इट इज। तो गाइज इसके साथ आपकी मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन भी कंप्लीट होता है। तो गाइज मॉडलिंग में कल से 3 ट्रांसमिशन लाइन पड़ी, शॉर्ट, मीडियम और आज कौन सी पड़ी गाइज? लॉन्ग। लॉन्ग थोड़ी सी है ही लॉन्ग, कंसेप्ट भी लॉन्ग है, अब जाके खत्म हुई है, क्योंकि लॉन्ग लाइन में 2 कंसेप्ट आते हैं, गामा और एक जेड नॉट। गामा यहाँ पढ़ा, जेड नॉट को जब पढ़ने बैठे तो इतना कुछ मिला और इससे रिलेटेड 3 कंडीशन मिली, जिसमें सबसे भयानक वोल्टेज राइज वाली कंडीशन थी, जिसे कौन सा इफेक्ट कहते हैं? फेरांटी इफेक्ट कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इसी के साथ आपका मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन गाइज कंप्लीट होता है। नो लोड वाला एक बार रिपीट कर दें गाइज। नो लोड का मतलब है जब आपका ये जो लोड इंपिडेंस है ना, लोड का मतलब है कंज्यूमर। जब कभी किसी लाइन से कोई कंज्यूमर कनेक्ट ना हो तभी ये इफेक्ट होता है। यानी ये सिर्फ नो लोड के हालात में होता है। यानी नो लोड का मतलब लोड इज एब्सेंट, और अगर है भी तो बहुत कम है, और बहुत कम को क्या कहते हैं? लाइट लोड, छोटा सा लोड। छोटा है या ना के बराबर है तो तभी ये हमारा अकर होता है ये इफेक्ट। ठीक है गाइज, चलें आगे। चलें तो गाइज ये आप लोगों का मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन भी कंप्लीट है। तो हमने गाइज इस चैप्टर में क्या पढ़ा? ट्रांसमिशन लाइन की 3 तरह की मॉडलिंग होती है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे चलेंगे गाइज, लिसन वेरी केयरफुली। गाइज अब ये जो तीनों ट्रांसमिशन लाइन हम लोगों ने पढ़ी है, इन तीनों ट्रांसमिशन लाइन में गाइज हमारे लेंथ वाइज अलग अलग कुछ रिलेशंस हैं, कुछ वोल्टेज वाइज। क्या हमारी लाइन को गाइज कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम कहेंगे रेंज ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज। रेंज ऑफ गाइज व्हाट? ट्रांसमिशन वोल्टेज। क्या वोल्टेज? ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो गाइज हमारी पहली एक लाइन है, दैट इज लो वोल्टेज, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन। एग्जाम में आ सकता है गाइज, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन गाइज अप टू 1000 वोल्ट तक होता है। 1 kV तक के वोल्टेज को लो वोल्टेज ट्रांसमिशन कहते हैं। दूसरा गाइज हमारा मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन। ठीक है, मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन गाइज ये हमारा 1000 वोल्ट से 35 kV तक, किलो वोल्ट तक होता है, यानी 35,000 वोल्ट तक।
नेक्स्ट गाइज हमारा है मीडियम के बाद हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। गाइज ये हमारा 35 केवी से 35 केवी से 230 केवी तक का ट्रांसमिशन होता है। ये एग्जाम में आया हुआ है 2014 में, ये वाला हाई वोल्टेज वाला। कहां से कहां तक होता है? 35 से 230 तक। नेक्स्ट बात करेंगे गाइज फोर्थ वन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, गाइज बताओ इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को EHV। ये नाम आपको वहां देखने को मिलेगा एग्जाम में, EHV ट्रांसमिशन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो गाइज ये चलता है 230 से 750। कहां तक चलेगा? 230 से 750 किलो वोल्ट। 1 मिनट गाइस, ये हमारे पास हो गया 750 किलो वोल्ट। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आपका लास्ट हमारे पास बचता है आफ्टर एक्स्ट्रा, इट इज सुपर हाई वोल्टेज केबल, या अल्ट्रा बोल देते, अल्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। गाइज अल्ट्रा हाई वोल्टेज को शॉर्ट में क्या कहेंगे? UHV। गाइज ये हमारा ग्रेटर देन 750 केवी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ वोल्टेजेस याद रखने हैं। ठीक है, रेंज। ठीक है, इसके अलावा गाइज नोट करके 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं। इंडिया में गाइज हाईएस्ट, in India, highest 765 kV ट्रांसमिशन वोल्टेज। हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इंडिया का कितना है गाइस? 765। एंड इन वर्ल्ड, और अगर मैं भारत नहीं दुनिया की बात करूं तो इट इज 1200 केवी। क्लियर है गाइस? तो इंडिया का स्पेशली याद रखना, हाईएस्ट 765 केवी ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं गाइस, इंडिया के हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज के अलावा अगर मैं बात करूं, हमारे पर्टिकुलर 765 कहां पर यूज होता है सर? बेटा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पे यूज होता है। कहाँ यूज होता है क्या है? AC ट्रांसमिशन में यूज होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में यूज होता है। ठीक है, बस इतना ही है। जहाँ जितनी ज्यादा डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन करना होगा उतना हाई वोल्टेज की लाइन लेते हैं, जितनी दूरी होगी, है ना। डिस्टेंस पर निर्भर करता है वोल्टेज का वैल्यू कि कितना वो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बात करते हैं। एक और नोट पॉइंट गाइस, हमारे ये सारे ट्रांसमिशन में ये हमारा सबसे हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज। गाइस मैं यहाँ हमारे ट्रांसमिशन के पॉसिबल वोल्टेज लिखना चाहता हूँ कि सर कितने कितने वोल्टेज पे ट्रांसमिशन होता है। तो गाइस ध्यान से सुनना, ट्रांसमिशन जो है वो सबसे कम 11 केवी पर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है 33 केवी पर, उसके बाद होता है 66 केवी पर, उसके बाद होता है 132 केवी पर। 1 मिनट, 66 केवी, उसके बाद है 132 केवी, उसके बाद है 220 केवी, उसके बाद है 400 केवी, और उसके बाद सबसे हाईएस्ट हमारा इंडिया का 765 केवी। ठीक है गाइस। गाइस जैसे ट्रांसमिशन वोल्टेज है वैसे ही जनरेशन वोल्टेज भी होते होंगे सर। हाँ, कितने वोल्टेज पे जनरेशन किया जा रहा है इसका भी पर्टिकुलर वोल्टेज फिक्स होते हैं। वो कैसे याद रखेंगे? इन सब को गाइस 10 से डिवाइड कर दो। बात बताओ गाइस, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो लोवेस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है, जनरेटिंग वोल्टेज है गाइस 1.1। इसको भी 10 से कर दो तो 3.3 किलो वोल्ट।
इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो 6.6 किलो वोल्ट, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो 13.2 किलो वोल्ट। बस यहीं तक हाईएस्ट जाते हैं गाइज हम लोग। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड एक और वोल्टेज अवेलेबल है गाइज हमारे पास, 11 kV। 11 kV पे जनरेशन भी होता है और ट्रांसमिशन भी होता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया गाइज, विच वन इज नॉट अ जनरेशन वोल्टेज। ऑप्शन में था कि कौन सा जनरेशन वोल्टेज नहीं है। ऑप्शन में था 1.1, 3.3, 6.6 और 9.9। तो कौन सा नहीं है? 9.9 इस कैटेगरी में नहीं है। तो गाइज ये आप लोगों को दो नोट पॉइंट, स्पेशली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन के वोल्टेज और इंडिया का हाईएस्ट वोल्टेज याद होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेके डन कर सकते हैं गाइज। सर 10 से डिवाइड क्यों करते हैं? बेटा क्यों के जवाब मत पूछो बस, है ना। क्यों के जवाब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में घुसना नहीं है, तुमको याद करने के तरीके बता रहा हूँ बस मैं, है ना, वही आपको देखने पड़ेंगे। जनरेशन लो वोल्टेज पे किया जाता है, 10 से डिवाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि हाई वोल्टेज पे जनरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हाई वोल्टेज पे जनरेशन में जनरेटर में कम्यूटेशन का प्रॉब्लम होता है। कम्यूटेशन की वजह से स्पार्किंग होती है, जिसकी वजह से उसके कम्यूटेटर एंड ब्रशेस डैमेज हो सकते हैं। अब बताओ समझ में आया हो तो? क्यों? ये डबल ही से है? अच्छा तो आ गया फिर समझ में। मैंने आंसर बता दिया, अब तो आ गया होगा। अभी पढ़ लो यार, है ना। क्या नाम है बेटा आपका? निहा एल के लिखा हुआ है। फिर जो भी है बेटा, डबल ई के लिए ऑब्जेक्टिव बुक बताएंगे, अभी समय नहीं आया है। सर 765 मतलब कितना सर? 765 मतलब कितना क्या होता है? 765 का मतलब 765। आप तो बोलो सर 10 का मतलब क्या? 10 का मतलब 10। 765 किलो वोल्ट यानी कितने हजार? बेटा किलो का मतलब 1000 होता है, तुमको याद नहीं है क्या? 765,000 हो गया ना। हे भगवान, किलो किलो का मतलब तो ध्यान रखो मेरे भाई। सर जी इलेक्ट्रिकल ट्रेन वाली जो अपर से कंडक्टर होती है वो ट्रांसमिशन लाइन है या कौन सा रेंज में आती है? वो बेटा कौन सी रेंज में नहीं आती है ना, वो अलग लाइन होती है, उसको हम लोग कुछ और कहते हैं, है ना, वो अलग चीज होती है। पेंटोग्राफ होता है, अलग चीज होती है वो इन रेंज में नहीं आती। ये ओवरहेड ट्रांसमिशन है, उसका नहीं है। 1000 या लाख? हे भगवान, ओ भाई कौन है ये? एमिशंत कुमार, पता नहीं क्या नाम है, ईशांत कुमार। बेटा किलो का मतलब समझ में नहीं आता तुमको? हैं? वो 3 इडियट्स में बोल बोल के थक गया भाई। सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है? बेटा किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है ना। अब 765 किलो वोल्ट लिखे हैं तो 765,000 हो गया ना। ओ मंदबुद्धि बालक, चाहते क्या हो भाई? ठीक है। चलिए इतना तो मत पूछा है, किलो तो सबको पता होता है। किलो मेगा ये भी बताएंगे क्या? इसका स्क्रीनशॉट लिया बेटा? जिन्होंने नहीं लिया भाई शुरू से ले लो, जो लोग लेट आए थे। देखो ये पहली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, लॉन्ग लाइन पढ़ाई थी आज। 1 2 3 क्लियर क्लियर। ये अभी जो पढ़ाया उसका स्क्रीनशॉट लो। इसके साथ हमारी मॉडलिंग कंप्लीट हुई है ट्रांसमिशन लाइन की। 1 2 3 क्लियर क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। थोड़ा सा आगे चलेंगे गाइस। गाइस जो लाइन होती हैं उनमें मेन हमारा वोल्टेज के हिसाब से 3 डिवीजन होता है, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज। फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज, वो तो बात की बातें हैं, है ना। तो ये जो लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज है, इन लाइनों के बीच में दूरी कितनी रखते हैं?
तो इसके एक स्पेसिफिक डेटा है गाइस जो आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। स्पेसिफिक डेटा बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है वो मैं लिखवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो गाइस अगर मैं बात करूं स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर, स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर फ्रॉम अ बिल्डिंग, मान लो किसी घर के यानी किसी बिल्डिंग के ऊपर से गाइज या उसके सामने से अगर कोई कंडक्टर जा रहा है तो उसकी क्या दूरी होनी चाहिए, किसी बिल्डिंग के से कंडक्टर की क्या दूरी होनी चाहिए। तो गाइज दो तरह की दूरियां हो सकती है, या तो लाइन या कंडक्टर आपका बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है। गाइज अगर आपका कंडक्टर बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है तो उसे वर्टिकल स्पेसिंग कहेंगे, ठीक है गाइज। और मान लीजिए अगर आपका कंडक्टर बिल्डिंग के ऊपर से नहीं, बिल्डिंग के सामने से यानी आपके घर के सामने से कोई लाइन जा रही है, तो गाइज फिर हम लोग उसे उसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कहते हैं। कौन सी स्पेसिंग गाइज? हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। तो गाइज दो तरह की स्पेसिंग है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल यानी बिल्डिंग के ऊपर से कोई वायर जा रहा हो, या बिल्डिंग के हॉरिजॉन्टल यानी सामने से कोई वायर जा रहा हो। तो गाइज इसका हमारे पास स्पेसिफिक डेटा है कि अगर हाई वोल्टेज की लाइन है तो गाइज हाई वोल्टेज की लाइन बिल्डिंग से कम कितना वर्टिकल स्पेसिंग यानी ऊपर से गुजरनी चाहिए, 3.7 मीटर। और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कहें तो 1.2 मीटर। सामने से जा रही हो तो कम से कम 1.2 मीटर। इसके अलावा गाइज लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए आंसर हमारे सेम है। लो एंड मीडियम वोल्टेज की बात करें गाइज तो हमारा आंसर यहाँ पर 2.4 मीटर वर्टिकल यानी छत के ऊपर से कितनी दूरी नापी जाएगी वो, और हॉरिजॉन्टल यानी घर के सामने से देखी जा रही हो, सामने से कोई लाइन जा रही हो तो 1.2 मीटर। तो गाइज ये डेटा याद रखना किस किस के लिए, हाई वोल्टेज एंड लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए। बहुत बढ़िया, थोड़ा आगे चलेंगे, लिसन वेरी केयरफुली गाइज। एक और टेबल है गाइज हमारे पास, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि आपका टेबल क्या, मतलब ऐसे बना लेते हैं इसको गाइज, हमारा इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होता है। तो गाइज इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज का फॉर्मूला है 0.6 किलोवोल्ट पर किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे आपका काफी क्वेश्चन सॉल्व होता है। सर कैसे, थोड़ा सा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए गाइज मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। क्या, ध्यान से सुनना गाइज। सर ये स्पेस बिटवीन द टू कंडक्टर है ना? नहीं बेटा, ये बिल्डिंग से स्पेसिंग है बेटा, बिल्डिंग से। किससे? बिल्डिंग से, है ना। छत के ऊपर से जा रही हो वर्टिकल, और एक आपके घर के सामने से जा रही हो तो उसे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। तो आपके घर से, घर की दीवार से कितना दूर होना चाहिए कंडक्टर, है ना बेटा। हाँ, ध्यान से सुनना गाइज। इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज का मतलब क्या है, ये सीधा फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इकोनॉमिक का मतलब सस्ता ट्रांसमिशन वोल्टेज। अब मान लो गाइज मैंने आपसे कहा भाई मुझे 50 किलोमीटर की लाइन है मेरी, 50 किलोमीटर लंबी लाइन है, ठीक है। बताओ इसके लिए सूटेबल वोल्टेज कितना रहेगा। तो बेटा बताओ 1 किलोमीटर के लिए 0.6 किलो वोल्ट है, तो 50 किलोमीटर के लिए कितना होगा। मैंने आपको एप्टीट्यूड लगाने को कहा, 1 किलोमीटर के लिए 0.6 किलो वोल्ट बेस्ट रहेगा, तो 50 किलोमीटर के लिए कितना बेस्ट रहेगा गाइज। तो गाइज एप्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या कहता है, 0.6 अपॉन 1 इंटू 50, यानी कितना हो गया है गाइज। तो 5 छंग 30 किलो वोल्ट आ जाएगा। अब गाइज बताओ 30 किलो वोल्ट से आपको छोटा तो नहीं बड़े पर ही लेके जाना है। तो बेटा बताओ 30 के जस्ट ऊपर कौन सा वोल्टेज है हमारे पास। तो ट्रांसमिशन वोल्टेज में 30 के जस्ट ऊपर 33 है। तो गाइज बताओ ये हमारा कितने केवी पर ट्रांसमिशन होगा। तो एक्चुअल ट्रांसमिशन वोल्टेज होगा इसका 33 केवी। ये आपका आंसर हो गया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं गाइज। 30 के सबसे पास कौन सा वैलिड ट्रांसमिशन वोल्टेज है, तो वैलिड हमने इधर लिख रखे हैं।
तो 33 वाला हमारा वैलिड होगा। ठीक है बेटा, आई थिंक क्लियर होगा। थोड़ा सा आगे चलेंगे। आपका मन किया नहीं सर मुझे तो 100 किलोमीटर के लिए बताओ, 100 किलोमीटर लंबी लाइन के लिए कितना वोल्टेज सही रहेगा, तो निकाल लो भाई। 100 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा गाइज, तो वही सेम फॉर्मूला, 1 किलोमीटर के लिए 0.6 केवी का हमारा फॉर्मूला है। तो 100 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो 0.6 अपॉन 1 इंटू 100, तो 60 किलो वोल्ट। गाइज बताओ 60 किलो वोल्ट के सबसे आसपास का डेटा कौन है, अभी पता कर लेते हैं सर। तो आप पीछे टेबल घुमाकर देखोगे तो इससे जस्ट ऊपर हमारे पास गाइज 66 किलो वोल्ट आता है। कितना किलो वोल्ट है, 66 किलो वोल्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से सारा निकल जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। बहुत बढ़िया, थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और फिक्स डेटा या और कोई टेबल हो हमारे पास। ठीक है ना, ये टेबल बेस्ड कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं गाइज, है ना, यू शुड नो अबाउट दैट, ये पता होने चाहिए आपको। एक क्वेश्चन और था मेरे पास, 1 मिनट गाइज। गाइज मान लीजिए आपके जमीन के ऊपर से कोई लाइन जा रही है, इट्स, ये तो बिल्डिंग से स्पेसिंग थी। अब मैं बात करने जा रहा हूं स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर फ्रॉम ग्राउंड, यानी अब बिल्डिंग से नहीं, जमीन से दूरी नापी जा रही है। तो जमीन से कितनी हाइट पर कंडक्टर आपको अलाइन करना है गाइज। तो गाइज ध्यान से सुनना, जमीन से तो सिर्फ वर्टिकल स्पेसिंग ही होगी, हॉरिजॉन्टल तो हो नहीं सकती। जमीन से तो ऊंचाई होगी तो वर्टिकली होगी, तो बाय डिफॉल्ट वर्टिकली है। तो गाइस ध्यान रखना, लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन के लिए, इनके लिए तो स्पेसिंग गाइस फिक्स है हमारे पास 5.8 मीटर, 5.8 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग लाइन लगाते हैं। अगर 20 किलो वोल्ट आंसर आता है तो कितना लेते हैं बेटा, 20 के जस्ट ऊपर कौन सा होता है देख लो वो, तो देखो 20 के जस्ट ऊपर कितना है, 33 है, तो 33 ही आंसर होगा। ठीक है बेटा, जस्ट उसके ऊपर वाला देख लो कितना केवी है, वही हमारा आंसर होगा बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोल ही नहीं रहा बच्चा। मैंने अब ज्यादा नहीं बोलना है बेटा, थक जाता हूँ यार बेटा, उम्र हो गई है, तुम्हारी तरह जवान बंदे थोड़े ना है। ये देखो हाई वोल्टेज, तो गाइस इस हाई वोल्टेज की लाइन अगर ग्राउंड के ऊपर से जा रही हो तो कम से कम कितनी हाइट पर होनी चाहिए, 8 मीटर पर होनी चाहिए। क्लियर है। तो गाइज ये मैंने यहां पर बिल्डिंग से स्पेसिंग बताई थी, ग्राउंड से स्पेसिंग बता दी है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा और आगे चलेंगे, लिसन वेरी केयरफुली गाइज। तो मेरे पास और कोई डेटा जो मुझे याद आ रहा हो तो मैं देख लेता हूं। हम्म 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 नहीं है, बस चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है, कुछ टेबल्स बनवाइए, नथिंग एल्स। ठीक है, अब मेरी तरफ से कुछ पॉइंट गाइस, जैसे इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज है वैसे ही इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर होता है। यानी हम जो ट्रांसमिशन लाइन का के लिए जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हैं, वो वायर कितना मोटा होना चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए। तो गाइज इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर के लिए, कंडक्टर की इकोनॉमिक साइज के लिए एग्जाम में कई बार पूछा है किसने नियम निकाला यानी लो दिया। तो गाइज इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लो। इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर के लिए गाइज जिसने लो दिया उस किसने दिया, केल्विन ने दिया। तो इसे गाइज हम केल्विन्स लो कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर के लिए किसने लो दिया है, केल्विन भाई साहब ने दिए हैं, इसलिए इसे कौन सा लो कहते हैं, केल्विन्स लो कहते हैं। तो जैसे इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज का फॉर्मूला याद रखोगे, वैसे इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर का लो का नाम याद रखना। कौन से लो के अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है, केल्विन्स लो। बहुत ही बेहतरीन। थोड़ा सा आगे चलेंगे,
गाइस ध्यान से सुने, इसको कंप्लीट करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पेज पे लिखवाएंगे। स्क्रीनशॉट लेके डन करें गाइस। 1 2 3 क्लियर 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 क्लियर। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुने गाइस। मान लीजिए गाइस ये हमारा एक कंडक्टर है, सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब समझते हो गाइस, एक टावर है ना, जिस पर कंडक्टर कनेक्ट करेंगे। और गाइस ये भी एक टावर है, हमारा कंडक्टर है, टावर सपोर्ट। ये धरती माता, ये भी धरती माता, बोथ आर धरती माता, धरती माता। गाइस एक पोल से, लाइट का पोल बाहर देखा होगा गाइस आप लोगों ने, टावर देखे होंगे। तो एक टावर से दूसरे टावर की दूरी बता रहा हूं, एक टावर से दूसरे टावर की गाइस जो दूरी होती है इसे एल कहते हैं। एल यानी स्पान लेंथ। अभी बात करूंगा गाइस। सपोज ये हमारा जॉइंट, ये जॉइंट, और हमने दो कंडक्टर के बीच ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ये हमारा कंडक्टर है। आपने देखा होगा गाइस कंडक्टर थोड़ा सा जो है स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा स्लाइड होता है, नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। इसको सर ऐसे थोड़ा सा लटका के क्यों बनाते हैं? क्योंकि गाइस सर्दियों में वायर टाइट हो जाता है, और मान लो पहले ही टाइट बनाया और सर्दियों में और टाइट हुआ तो वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए गाइस हम इसको थोड़ा सा लूज बनाते हैं, ताकि सर्दियों में टाइट होगा तब भी टूटे ना। क्योंकि जितनी इतनी हम लोगों ने इसको दे रखी है, इतना इसको एक्सटेंशन दे रखा है कि सर्दियों में वायर टूटे नहीं। तो गाइस ये हमारा कंडक्टर है। तो बेटा बताओ, ये जो सीधे खड़े हैं तो कौन है हमारे? सपोर्ट। कंडक्टर को क्या देने के लिए? सपोर्ट खड़े। सपोर्ट कह दो, पोल कह दो, टावर कह दो, है ना। और गाइज ये जो हम लोगों ने प्रोवाइड करा रखा है ये हमारा कंडक्टर है ना। तो मैं नाम लिख देता हूँ गाइज इनके। तो गाइज बताओ ये तो कौन है हमारा? सपोर्ट। ये कौन है गाइज? हमारा कंडक्टर। ठीक है गाइज, ये कंडक्टर ने ये जो शेप पकड़ रखी है ना, इस शेप का भी एक नाम है। क्या नाम है इस शेप का? तो गाइज इस पर्टिकुलर शेप को जो कंडक्टर ने इस वक्त पकड़ रखी है, इसे गाइज कैटेनरी कर्व कहते हैं। कौन सा कर्व गाइज? कैटेनरी। जैसे होता है ना सर्किल, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, वैसे ही कैटेनरी शेप होती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ट्रांसमिशन लाइन कौन से शेप में हमारे पास अरेंज्ड होती है? कैटेनरी शेप में। ये जो शेप है दिस इज कैटेनरी शेप। बहुत बढ़िया गाइज, ये हमारे पोल की हाइट है। गाइज हमारे सपोर्ट के पीक पॉइंट और कंडक्टर के सबसे लोवेस्ट पॉइंट के बीच की इस दूरी को, यानी हमने इसको कितना लूजली बाउंड किया है, इस दूरी को गाइज हम सैग कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? सैग। और गाइज जमीन से कंडक्टर की मिनिमम दूरी को हम कंडक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं, कि हमने ग्राउंड से इसको कितनी क्लियरेंस दी है, यानी कितनी दूरी बना के रखी है। यही ग्राउंड क्लियरेंस अभी मैंने यहां लिखवा रखी है आपको, कि अगर लो एंड मीडियम वोल्टेज की लाइन है तो कम से कम कितना ग्राउंड से ग्राउंड क्लियरेंस देंगे, हाइट रखेंगे 5.8 मीटर, और हाई वोल्टेज लाइन की 8 मीटर। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस ही है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहां आ जाए गाइस। तो गाइस ये जो सैग है ना, यानी हमने इसको कितना लूजली बाउंड किया है गाइस, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसे एस से डिनोट करते हैं गाइस सैग को। इसका फॉर्मूला होता है गाइस W L स्क्वायर अपॉन 8T। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए गाइस। अब इसमें यहां पर कौन कौन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गाइस ध्यान से सुने। गाइस यहां जो W है वो है वेट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वजन। गाइस मुझे एक बात बताएं, कंडक्टर का वेट जितना ज्यादा होगा वायर उतना ही ज्यादा लटकेगा नीचे की तरफ,
और जितना नीचे की तरफ लटकेगा सैग भी उतना ही ज्यादा होगा। भाई जितना भारी होगा नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो झुक जाएगा, और जितना झुकेगा सैग बढ़ेगा। तो बताओ सैग और वेट एक दूसरे के क्या होते हैं गाइस? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एग्जाम में पूछा जाता है कंडक्टर का वेट बढ़ने पर सैग क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक है। एल क्या है सर यहाँ? तो एल है गाइज हमारे दो सपोर्ट के बीच की दूरी। गाइज इसे टेक्निकल भाषा में हम लोग स्पान लेंथ के नाम से जानते हैं। कौन सी लेंथ गाइज? स्पान लेंथ। स्पान लेंथ यानी दो सपोर्ट के बीच की दूरी। अब गाइज बताओ, सपोर्ट पहले यहां थे तो ऐसे लटकेगा, और बढ़ा दिए तो ओ लटकेगा। तो गाइज जितना आप स्पान लेंथ बढ़ाओगे इसका झुकाव उतना ही बढ़ता जाएगा, ये और झुकता हुआ चला जाएगा जितना आप इनके बीच, दो सपोर्ट के बीच दूरी रखोगे। यानी स्पान लेंथ बढ़ाने, यानी दो सपोर्ट के बीच दूरी बढ़ाने पर भी सैग क्या करता है गाइस? बढ़ता है, यानी झुकाव बढ़ता है लाइन में। ठीक है, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे गाइस। टी क्या है? तो गाइस टी है टेंशन। टी क्या है गाइस? टेंशन। टेंशन का मतलब तनाव से है गाइस। सोचो वायर गाइस, जिस वायर में जितना ज्यादा तनाव होगा, टेंशन होगा, टेंशन का एकदम टाइट, तो बताओ उसमें कोई झुकाव नहीं है, तो बताओ उसमें सैग बहुत कम होगा। तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जिसमें टेंशन ज्यादा होती है यानी वायर एकदम टाइट होता है, उसमें झुकाव होता ही नहीं, यानी सैग बहुत कम होता है। तो टेंशन और सैग एक दूसरे के गाइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। गाइस एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अगर हम हमारे सपोर्ट की हाइट बढ़ा दें, किसकी? सपोर्ट की हाइट बढ़ा दें, तो सैग पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर आता है सैग सपोर्ट की हाइट पर निर्भर नहीं करता, सैग सेम रहेगा। ठीक है। तो गाइज मैं यहां पर 2 पॉइंट नोट करके लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट, सैग डज नॉट डिपेंड्स, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सैग डज नॉट डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ सपोर्ट। जितनी हाइट पर सपोर्ट होगा उतनी हाइट पर कंडक्टर है, तो हाइट ऑफ सपोर्ट या कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो कंडक्टर या सपोर्ट की हाइट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता सैग, इस बात का ध्यान रखें। ओके, बहुत ही बढ़िया। सैग नॉट डिपेंड्स अपॉन हाइट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ध्यान से सुनना। गाइज अगर मैं आपसे बात करूं कि सैग का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा, तो मैं गाइज समर की बात करता हूं, गर्मियों की। गाइस बताओ, जब समर आती है यानी गर्मी आती है तो टेम्परेचर क्या करता है? तो आप सबको पता है उस वक्त हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है। गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है गाइस। अच्छा बताओ गाइस, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायर टाइट हो जाएगा कि वायर लटक जाएगा? लटक जाएगा। गर्मियां आते ही वायर में क्या होता है? एक्सपांशन होता है। क्या होता है? एक्सपांशन होता है, वायर लंबा हो जाता है, अपने आप फैल जाता है। तो टेम्परेचर गर्मियों के दिनों में वायर की लेंथ बढ़ेगी गाइस, लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। सोचो गाइस, अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो लेंथ बढ़ते, जितना बढ़ेगी उतना वायर झुकता चला जाएगा, यानी कि लेंथ बढ़ने के साथ गाइस हमारे वायर में सैग भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। और गाइज मुझे बताओ, सैग और टेंशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो कुल मिलाकर सैग बढ़ने लग जाएगा और टेंशन घटने लग जाएगा। तो मुझे तो मेन पॉइंट बताओ गाइज, मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ने पर, एग्जाम में कई बार पूछा है, वायर में टेंशन या स्ट्रेस तो क्या हो जाता है? कम, और सैग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? These are the important relation from the temperature. तो गाइज इस बार इस हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से सैग बढ़ रहा है, यानी सैग और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो गाइज मैंने एक ग्राफ बनाया और ये ग्राफ गाइज मैंने टेम्परेचर के हिसाब से बनाया। ध्यान से समझना गाइज, जैसे जैसे आगे जाऊंगा टेम्परेचर बढ़ेगा। गाइज बताओ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या बढ़ता है? सैग। तो कुछ ना कुछ सैग तो हमें रखना ही है गाइज,
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा गाइस, बताओ क्या बढ़ा रहा हूं, सैग बढ़ रहा है। तो गाइस बताओ ये जो बढ़ रहा है ये कौन है, सैग। और गाइस बताओ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है टेंशन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो टेंशन की वैल्यू गाइस टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटती चली जाती है। तो गाइस ये वाला ग्राफ किसका ग्राफ है, टेंशन का। तो गाइस बताओ ये जो हमने ग्राफ बनाए हैं ये ग्राफ हमारा टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यू पर सैग और टेंशन की वैल्यू देता है। इस ग्राफ को गाइस एक नाम से हम पुकारते हैं, स्पेशल नाम है इसका, इसे स्ट्रिंगिंग चार्ट कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं, स्ट्रिंगिंग चार्ट। तो आपको तो सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी रिलेशन मैंने सारे बता ही दिए आप लोगों को। तो गाइस ये हमारा कौन सा चार्ट कहलाता है, स्ट्रिंगिंग चार्ट। तो एग्जाम में आता है स्ट्रिंगिंग चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सैग और टेंशन की वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो मैं यहां लिख देता हूं स्ट्रिंगिंग चार्ट के बारे में नोट करके। क्या लिखेंगे गाइस, स्ट्रिंगिंग चार्ट provides sag and tension at different temperature. This is, तो गाइज स्ट्रिंगिंग चार्ट हमें सैग और टेंशन की वैल्यू देता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइज। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब गाइज ये जो स्पान लेंथ होती है ना, इसकी वैल्यू किस पर निर्भर करती है ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइज ये स्पान लेंथ हमारे सपोर्ट पर निर्भर करता है, सपोर्ट किसका बनाया गया है। तो गाइज पहले जो लकड़ी के पोल, जो पहले इलेक्ट्रिसिटी के पोल बनाए जाते थे तो गांव वगैरह में देखा होगा लकड़ी के बनाए जाते थे, उन्हें वुडन पोल कहते थे, लकड़ी के पोल। फिर गाइज उन्हें स्टील का बनाया गया, फिर आरसीसी का बनाया गया, है ना। उन सब के बारे में बात करूंगा। पहले बताओ ये छोटा सा थ्योरी जो मैंने आप लोगों को लिखवाया ये आपको क्लियर है क्या, देन वी विल गो फर्दर। स्क्रीनशॉट लेके डन करें गाइज, स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे गाइज। क्लियर है, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे चलता है। तो गाइज ध्यान से सुनना, ये जो हमारे सपोर्ट होते हैं ना, सपोर्ट, ये गाइज 3 टाइप के होते हैं। पहला वुडन पोल, लकड़ी के पोल। पहले जब सबसे पहले बनाए गए तो लकड़ी के पोल बनाए थे गाइज। सपोर्ट 2 टाइप के होते हैं, एक पोल और एक टावर। टावर यूज होता है बड़े बड़े जो होते हैं स्टील के टावर होते हैं, वो यूज होते हैं गाइज ट्रांसमिशन में। और ये जो पोल है ना ये यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। वैसे दोनों में फर्क क्या है, बोकारो में पावर का ट्रांसमिशन किया, पावर का जनरेशन किया और उसको रांची तक लाना है तो बहुत बड़ी दूरी हो गई, तो तब तो ट्रांसमिशन होगा वो हाई वोल्टेज की लाइन से होगा, वहां टावर होंगे स्टील के। और अब रांची से हमको, रांची पावर आने के बाद अब उसको घरों घरों में पहुंचाना है तो वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, वो लो वोल्टेज पर होता है, तो उसमें हम पोल यूज करते हैं। तो अगर गांव वगैरह में डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो लकड़ी के पोल पहले यूज किया करते थे, है ना। तो वुडन पोल के लिए क्या कहूंगा, 2 पॉइंट, या इसके सामने एक ही पॉइंट लिख देते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। कौन से पर्पस के लिए यूज किया जाता है गाइस, ये ट्रांसमिशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस अप टू 22 kV, कितने किलो वोल्ट तक यूज करते हैं गाइस, 22 किलो वोल्ट तक, विद शॉर्ट स्पान लेंथ, छोटी स्पान लेंथ के साथ, विद शॉर्ट स्पान लेंथ, विद शॉर्ट स्पान लेंथ। ये आपका शायद 50 मीटर के आसपास रहेगा। किसके आसपास गाइस, तो मैं देख लेता हूं एक बार ताकि डेटा इधर उधर ना हो। 60 लिखा हुआ है, 60 मीटर तक, विद शॉर्ट स्पान लेंथ अप टू 60 मीटर तक।
60 मीटर की लेंथ तक गाइज हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा 22 किलो वोल्ट तक और स्पान लेंथ कितनी 60 मीटर तक। ये बातें याद रखनी है गाइज। लकड़ी में थोड़ी दिक्कत आने लगी, लकड़ी के पोल ज्यादा चलते नहीं थे क्योंकि दीमक लगने यानी टर्माइट्स लगने का खतरा होता था। तो दीमक वगैरह से बचाने के लिए यानी कि इस पोल की लाइफ बढ़ाने के लिए हमने फिर इसको लकड़ी की जगह स्टील का बनाया गाइस, दैट मीन्स स्टील पोल। तो हमने वुडन पोल के बाद बनाया गाइस स्टील पोल। स्टील ने सबसे बड़ी खूबी क्या दी कि स्टील ने वुडन पोल की लाइफ बढ़ा दी, लेकिन स्टील में भी एक दिक्कत थी, स्टील में भी जंग लगने का यानी कोरोजन का खतरा बढ़ रहा था, है ना। तो उसके लिए हम लोग स्टील पोल पर रेगुलर पेंटिंग करते हैं, है ना, पुताई करते हैं, ताकि इस पर टर्माइट्स हमारा कोरोजन इकट्ठा ना हो। तो गाइस स्टील पोल में आपको पहली बात तो ये वर्ड तो सेम ही लिखना है, इट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए है। और गाइस किलो वोल्ट भी सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन अप टू 22 kV with span length of स्पान लेंथ है गाइस इसकी 50 से 80 मीटर और 50 to 80 मीटर। तो गाइज आपको वही याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन अप टू 22 kV और स्पान लेंथ 50 से 80 मीटर। इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे गाइज हम लोग, इट्स लाइफ टेन्योर, इसका लाइफ टेन्योर गाइज ज्यादा होता है, इट्स लाइफ टेन्योर इज ग्रेटर देन वुडन पोल। वुडन पोल से गाइज इसका लाइफ टेन्योर थोड़ा ज्यादा होता है एंड इट कैन बी इंक्रीज्ड, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय रेगुलर पेंटिंग। ये भी एग्जाम में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि हम इसकी लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर रेगुलर पेंटिंग करके गाइस। ठीक है, ओके। तो गाइस लाइफ टेन्योर इसका क्या होता है, ग्रेटर होता है। और कैसे किया जाता है, रेगुलर पेंटिंग के थ्रू। ठीक है गाइस, तीसरा हमारे पास स्टील में भी दिक्कत आने लगी कोरोजन की, तो हम आरसीसी पोल लेकर आए। आरसीसी का मतलब सबको पता होगा, फुल फॉर्म रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, लिख देता हूं मैं नाम, अगर किसी को याद नहीं है तो, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के पोल। तो अभी शहरों में आपको सब जगह सही जगह पे यही दिखाई देंगे ज्यादातर, कुछ जगह पे रिप्लेस नहीं किए तो ठेकेदार पैसे खाने के चक्कर में नहीं कर रहा है, बाकी सही तो यही है ना। अब गाइज स्टील पोल में अगर मैं लिखूं, आरसीसी पोल में, तो गाइज हम लोग इसमें लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर वही डिस्ट्रीब्यूशन, पोल नाम है तो आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ही। इट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अप टू 33 kV। इसको गाइज हम 33 kV तक लेकर जा सकते हैं विद स्पान लेंथ ऑफ 80 से 200 मीटर गाइज। ये डेटा ही तो है जो आप लोगों को याद रखना है, स्पान लेंथ 25 से 200, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 33 kV तक के लिए। सिंपल है, तीन ही तो है, वो 60 तक, ये 50 से 80 और ये 80 से 200। मेन स्पान लेंथ याद रखना, वोल्टेज जरूरी नहीं है, मेन कौन है, स्पान लेंथ। मेन तो यही है जो है स्पान लेंथ, स्पान लेंथ, स्पान लेंथ।
ये हैं जो सबसे मेन है। कौन है भाई ये? प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है ना सर, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ये कौन सा कंक्रीट है बेटा? बेटा मैं सिविल नहीं पढ़ा रहा, इलेक्ट्रिकल में तो यही होता है बेटा, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, है ना? ठीक है, हाँ। देखो बेटा, चौथा आ जाए, स्टील टावर। स्टील के टावर। अब गाइस ये टावर जो स्टील के बनाए जाते हैं ये ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। सब तो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थे। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन। मिशन एट 11 kV 33 kV और तो चलता ही रहेगा मतलब, तो एंड एबोव लिख देता हूं, इससे ऊपर भी यही यूज होगा। तो ट्रांसमिशन विद स्पान लेंथ मोर देन 300 मीटर। तो स्पान लेंथ मोर देन 300 मीटर, तो मेन तो यही है, स्पान लेंथ वाला डेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके डन कर सकते हो गाइस। दिस इज ऑल अबाउट द सपोर्ट। स्क्रीनशॉट लेके डन कर सकते हैं गाइस। डन डन बेटा, परेशान मत हो। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है या जो भी होता है वो सिविल में होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल में तो यही होता है। ठीक है, जस्ट पीछे का स्क्रीनशॉट भी दे दें। जी जी मालिक, ये लो मालिक। ये लो, हो गया। 1 2 3 कंप्लीट कंप्लीट। दिस वन बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे चलते हैं गाइस, लिसन वेरी केयरफुली। गाइस आप लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन बाहर टावर वगैरह देखे होंगे, तो ऐसे देखे होंगे। ये टावर है ना? और यहां कुछ इस तरह से देखी होगी ये लाइंस। शायद ऐसे टावर देखे हो। देखें गाइस, दिस वन देखे ना? इस तरह के देखे होंगे आप लोगों ने, सपोर्ट है ना, टावर। अब गाइस ध्यान से सुनना, इनमें हमारे पास ये जो गोलू है ना, ये तो कौन है? सपोर्ट है। ये कौन है गाइस हमारा? सर ये है हमारे सपोर्ट, जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, और गाइस इस सपोर्ट जैसे ये सपोर्ट है, और मैंने यहां अपनी बाहें फैला ली, शाहरुख खान ने बाहें फैला ली। ठीक है ना? तो गाइस ये जो मैंने बाहें फैलाई है, ये मैंने मेरी आर्म्स हैं, बाहें यानी आर्म। तो गाइस जब मैं अपनी बाहों को ऐसे उठा के फैला के खड़ा हो जाता हूं ना, तो इसे क्रॉस आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस इसे? क्रॉस आर्म। तो गाइस ये जो जा रही है ना, जू जू जू, ये साइड में जो जा रही है, इन्हें गाइस क्रॉस आर्म कहते हैं। ये क्यों बनाई जाती है सर? ये इसलिए बनाई जाती है गाइस, ताकि आपके ये जो गोलू है ना, ये कंडक्टर है, इसको इस सपोर्ट से क्या देना जरूरी है? दूरी बनाए रखना जरूरी है, वरना ग्राउंड में करंट जा सकती है ना? आप इसको पकड़े टावर को, और टावर में करंट आ रहा है, तो दूरी बनाने के लिए क्रॉस आर्म बनाते हैं, थोड़ी लंबी बनाते हैं जितनी हो सके।
सर ये ट्राइंगल शेप का कौन है? तो गाइज इसे हम इंसुलेटर कहते हैं। यही है जो करंट को फ्लो को रोकता है, यानी कंडक्टर की करंट को टावर या क्रॉस आर्म में जाने से रोकता है। और सर ये गोलू कौन है? गोलू, तो गाइज ये गोलू आपका कौन है? कंडक्टर है। तो गाइज बताओ टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 4। कितने गाइज? 4। कौन कौन? सपोर्ट, क्रॉस आर्म, इंसुलेटर और कंडक्टर। ठीक है, 4 खिलाड़ी हैं खेलने को। कंडक्टर के बारे में तो हम ACSR कंडक्टर पढ़ते हैं, जो हम कल पढ़ चुके हैं। सपोर्ट हम पढ़ चुके हैं। क्रॉस आर्म का काम सिर्फ और सिर्फ इस इंसुलेशन को फेल होने से रोकना है। सिर्फ इतना ही लिखना है क्रॉस आर्म के बारे में, तो अभी मैं लिखवाऊंगा। मेन है इंसुलेटर। अब जो बचा हुआ है वो कौन है गाइज? इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन में। तो गाइज बात करते हैं ये इंसुलेशन क्या है। फिर भी कभी कभी करंट आ जाती है सर। आ जाती है, अच्छा बहुत बढ़िया। अर्थिंग नहीं होती ना बेटा, इसलिए आ जाती है। तो आ जाती है, यहाँ आओ बेटा। नॉर्मल डेज में नहीं आती है, बारिश के दिनों में आती है। देखो ध्यान से सुनो, सपोर्ट पढ़ चुके हैं, कंडक्टर पढ़ चुके हैं, इंसुलेटर पढ़ना है। इंसुलेटर ध्यान से सुनिएगा गाइज। अब ये क्या बला है? तो गाइज ये वो खिलाड़ी है जो आपके कंडक्टर की करंट को ग्राउंड में जाने से रोकता है, यानी इट प्रिवेंट लीकेज। गाइज अगर थोड़ी बहुत करंट, वो जो आप कह रहे हो ना कभी कभी करंट आ जाता है, उसको लीकेज करंट कहते हैं। इट प्रिवेंट लीकेज करंट फ्लो। करंट फ्लो को रोकता है ये। कभी कभी थोड़ा बहुत लीक कर जाए उसको भी रोकता है। इट प्रिवेंट लीकेज करंट फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ। कहां से कहां? तो गोलू वाला जो कंडक्टर है उससे अर्थ में जाने से करंट को रोकता है। और अर्थ में जाने का रास्ता सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, वो है सपोर्ट। तो सपोर्ट को टच नहीं करना है, यानी कि टावर या पोल से दूर रहना चाहिए। वैसे तो इंसुलेटर लगा हुआ है, बट ये कभी कभी फेल हो जाता है। तो इंसुलेटर का काम क्या है? करंट फ्लो को रोकना। कहां से जाने से? कंडक्टर से ग्राउंड में जाने से रोकना करंट को। क्योंकि हम करंट को रांची से, बोकारो से रांची तक ले जाना चाहते हैं, ग्राउंड को नहीं देना चाहते, है ना। तो प्रिवेंट लीकेज करंट फ्लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका भी कोई टाइप होता है कि जैसे सपोर्ट के 4 टाइप थे, वुडन पोल, स्टील पोल, RCC पोल। तो हाँ गाइज इंसुलेटर भी 3 तरह का होता है। पहला है गाइज हमारा पिन टाइप इंसुलेटर। पहला है पिन टाइप। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, और इससे गाइज एक फिक्स क्वेश्चन है, ये कहां तक यूज होता है। तो इस बात को ध्यान रखें, यूज्ड अप टू 33 kV, 33 kV तक यूज होता है गाइज। कितने kV तक? 33 kV तक। तो ध्यान रखें गाइज इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सर इससे ऊपर वोल्टेज के लिए यूज करना हो, क्योंकि ट्रांसमिशन का वोल्टेज तो आपने 33 ही क्या जाने क्या लिखवाया है, 11, 33, 66, 132। तो सर इतनी हाई वोल्टेज के लिए फिर किसको यूज करते हैं? तो उसके लिए दूसरा इंसुलेटर आएगा। कौन सा? तो गाइज उसके लिए हमारे पास इंसुलेटर आता है सस्पेंशन टाइप। कौन सा गाइज? सस्पेंशन टाइप। सस्पेंशन का मतलब है गाइज सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है। तो गाइज यहाँ हम 11 kV के छोटे छोटे इंसुलेटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। आप लोगों ने कभी सब टावर के आसपास देखे होंगे इस तरह से। ये इस तरह के शेप के देखे होंगे, ब्राउन कलर के होते हैं, एकदम चीनी के बर्तन होते हैं ना, उस तरह के होते हैं, ब्राउन कलर के, चमकते रहते हैं ऐसे। देखें कभी? इनको सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। इसमें ये जो एक बल्ब है ये है 11 kV का, फिर दूसरा 11 kV का, फिर तीसरा 11 kV, फिर चौथा 11 kV, पांचवा 11 kV। तो छोटे छोटे किलो वोल्ट के होते हैं ये। तो गाइस बताओ ये सबके सब कितने कितने किलो वोल्ट के हैं? ये 11 kV का, ये 11 kV का, तो सबके सब हैं ये।
तो बताओ 1 2 3 4 5 है ये, तो कितना केवी तक हो गया है? 55 केवी तक हो गया है। क्या समझे? समझ रहे हो? हाँ हाँ, चीनी मिट्टी के बने होते हैं ना। हाँ, चीनी मिट्टी नहीं होता वो, एक्चुअल में सिरेमिक या पोर्सिलिन होता है, वो भी लिखवाऊंगा मैं, है ना। तो ऐसे देखिए ना, ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होते हैं, है ना, ब्राउन कलर के, चीनी मिट्टी के जो आप बोल रहे हो जिन्हें, है ना बेटा। हाँ, तो गाइज इसमें क्या होते हैं, छोटी छोटी डिस्क लेते हैं। नंबर ऑफ डिस्क आर connected in series सभी छोटी छोटी डिस्क को गाइस सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसीलिए तो इतने सारे बल आ रहे थे, वो सारा सीरीज में था। नंबर ऑफ डिस्क आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ स्ट्रिंग। क्या बनाने के लिए गाइस? एक स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो जो सारी डिस्क मिलकर वो जो भी मैंने पूरी शेप बनाई थी ना, उस टोटल शेप को गाइस स्ट्रिंग कहते हैं। तो गाइस ध्यान से याद रखें, नंबर ऑफ डिस्क सीरीज में होती है, इन सीरीज। क्या बनाने के लिए गाइस? स्ट्रिंग बनाने के लिए। ठीक है, कितने कितने केवी की डिस्क होती है? तो गाइस ध्यान रखें, 11 केवी की डिस्क होती है। 11 केवी डिस्क होती है 11 केवी की। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, डायग्राम बना दें, याद रहेगा? जी जी मालिक। इतने से याद रह जाएगा शायद ना, याद रह जाए बेटा। ठीक है, और आप लोगों की सहूलियत के मैं लिख देता हूं। देखो, ये 11 केवी, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है मालिक। आओ तीसरा गाइस, तीसरा टाइप है गाइस हमारा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। सर ये कहां यूज होता है? तो गाइस ध्यान से सुनना। मेन क्वेश्चन पिन टाइप का वो एक, और जो स्ट्रेन का लिखवा रहा हूं वो पूछा जाता है। सस्पेंशन टाइप से क्वेश्चन दूसरे टाइप के आते हैं, भी मैं बताऊंगा। तो स्ट्रेन टाइप से क्या आता है, थ्योरी का क्वेश्चन। गाइस इन्हें हम वहां यूज करने हैं जहां पर हमारी लाइन खत्म हो गई हो, या कोई टर्न आ रहा हो, या कोई शार्प कर्व या कॉर्नर आ रहा हो, वहां हम लोग इसको यूज करते हैं। तो कहां यूज करते हैं? जहां या तो लाइन खत्म होने वाली हो, तो इसको लिखूंगा, इट इज यूज्ड एट डेड एंड पॉइंट। डेड यानी खत्म हो रहा हो, है ना, एंड पॉइंट जहां लाइन खत्म हो रही हो। इट इज यूज्ड एट डेड एंड पॉइंट, कॉमा शार्प कर्व और कॉर्नर पॉइंट। शार्प कर्व, तो ये तीन नाम याद रखना, डेड एंड पॉइंट, शार्प कर्व और कॉर्नर। इन पॉइंट्स पर गाइज हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को यूज करते हैं। अब गाइज बात आती है कि ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, सर आप इसमें कुछ बता रहे थे कि इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज दिक्कत ये होती है कि अगर ये सभी डिस्क जो आपको दिख रही है, इनके अगर अक्रॉस 11 केवी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस गाइज, बट गाइज ये जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अलग सभी डिस्क के अक्रॉस, ये भी आपको यूनिफॉर्म दिख रहा है, 11 केवी 11 केवी 11 के। बट 11 केवी 11 केवी 11 केवी इतना शानदार डिस्ट्रीब्यूशन गाइज, एग्जैक्ट 11 11 11 का डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, यानी किसी की वैल्यू बढ़ जाती है, किसी की वैल्यू घट जाती है, जिससे इंसुलेटर डैमेज होने का खतरा बनता है। अब वो वैल्यू घट बढ़कर क्या हो जाती है वो हम कल देखेंगे, और उसको हम स्ट्रिंग की एफिशिएंसी नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके 3 मेथड इंप्रूव करने के, वो कल मैं बताऊंगा। इस लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेके डन करें। वन टू थ्री, क्लियर क्लियर।
तो गाइज कल स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर से शुरुआत करूंगा मैं, सॉरी हमारे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर से। कल इसको इंप्रूव करने के 3 मेथड पढ़ेंगे और कल आपका ट्रांसमिशन गाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन पढ़ेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।